Hello friends, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Management and Technology of Mechanical Engineering branch. My college is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. So students, today the topic of my subject is Miller indices. तो सबसे पहले मिलर इंडिसेस क्या होता है, इससे पे पहुंचने से पहले हम आपका थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं जो हमने पिछले टॉपिक्स में आपका कवर अप करा था कि क्रिस्टल क्या होता है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स उसमें कितने होते हैं, एफसीसी क्या चीज़ होती है, बीसीसी क्या चीज़ होती है, सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है। तो होता क्या है एक्चुअली, कोई भी यूनिट सेल जो होता है वो नंबर ऑफ़ एटम से मिल करके बना होता है। अब यूनिट सेल में नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं, बेसिकली अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे जो हमने आपको पहले भी दिखाया है, तो उसमें आपको दिखेगा क्या कि एक यूनिट सेल जो होता है आपका वो 8 एटम से मिल करके बना होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन या इसको समझेंगे आगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक यूनिट सेल 8 एटम से मिल करके नहीं बना होता है बल्कि 1/8 होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितने भी कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल के, वो कॉर्नर या एज जितने भी होते हैं, जैसे एक यूनिट सेल है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके एज होंगे, और 8 के 8 जितने भी एज हैं, टोटल एज जो 8 हैं, वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। सारे एज पे जो भी एटम्स होंगे वो क्या करते हैं, अपने बगल वाले से शेयर करते हैं। जब बगल वाले से उसको शेयरिंग पे करते हैं तो मान लीजिए आपका राइट में एक यूनिट सेल है, फिर आपका लेफ़्ट में भी एक यूनिट सेल है, फिर एक टॉप में भी है, एक बॉटम में भी है, तो 4 तो ये हो गए। और इसके सेम इसी तरह इसके पीछे भी हैं, मतलब जो आपका बेसिक एक यूनिट सेल था उसके पीछे भी एक यूनिट सेल है, उसके बगल में भी एक यूनिट सेल है, फिर उसके लेफ़्ट में भी एक यूनिट सेल है, और उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है। तो एज अ फ्लोर आप समझ सकते हैं या एज अ फ्लैट समझ सकते हैं कि 8 फ्लैट आपस में अटैच हैं। तो उस केस में होता क्या है कि आपको देखने में तो ये लगता है कि एक पूरा फ्लैट है और उसके 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर पे एक एक सेल है। लेकिन जब आप मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और इसमें इसको किसी सॉफ्टवेयर पे लेके जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि जो एग्जैक्ट हमको दिखता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है इसमें एक्चुअली, जो भी मेन पार्ट होता है आपका यूनिट सेल, या जो भी एक आपका मान लीजिए रूम है या आपका घर है, वो जब भी अगल बगल वालों से अटैच होता है तो सारे कॉर्नर के जो भी एटम्स होते हैं या जो भी यूनिट सेल के जो भी एटम्स होते हैं वो सबको शेयर करते हैं। शेयर क्यों करना ज़रूरी होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शेयर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर सिंगल रहेगा तो नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा लगेंगे। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है, बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी। अब अगर बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो जब आपकी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी तो मटेरियल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। और ऐसा भी होता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो केवल एक यूनिट सेल से बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम आपको बताए भी थे कि लैटिस फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। अब बात आती है लैटिस फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। लैटिस फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका यूनिट सेल है एक, या मटेरियल किसी भी मटेरियल का एक यूनिट सेल है, और वो क्या करता है हर डायरेक्शन में एरे फॉर्म करता है। एरे फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन में भी यूनिट सेल बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक यूनिट सेल है और उसके बाद एक्स डायरेक्शन में और यूनिट सेल उससे अटैच हुए 1 बाई 1, उसके बाद क्या हुआ, वाई डायरेक्शन में भी अटैच हुए 1 बाई 1। इस तरह क्या होता है, एक एरे फॉर्मेशन होने लगता है। नंबर ऑफ समेशन ऑफ यूनिट सेल इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज एरे। अब अगर एक्स डायरेक्शन में होता है तो एक्स एरे फॉर्मेशन होता है, वाई डायरेक्शन में इसी तरह 1 बाई 1, मान लीजिए एक यूनिट सेल और आया, फिर और आया, फिर और आया, इस तरह 1 बाई 1 जब ऐड होता है वाई डायरेक्शन में तो क्या होता है, वाई डायरेक्शन का एक एरे फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है एक जेड डायरेक्शन में, अगर 2D की बात करें, इसमें ही इसी आपके आज के लेक्चर में हम आपको मिलर इंडेसेस में ही आगे बताएंगे कि 2D में कैसे फाइंड करते हैं, 3D में कैसे फाइंड करते हैं। तो इसी को डिस्कस करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब लैटिस क्या हुआ, एक सिंगल था, उसने एक्स डायरेक्शन में 1 बाई 1 ऐड होता चला गया, फिर वाई डायरेक्शन में 1 बाई 1 ऐड होता चला गया, तो आपका अभी 2D बना। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल चीज़ें जो होती हैं वो एक्स और वाई में ही होती हैं। ठीक है। अब अगर 3D में भी उसको कन्वर्ट करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन में भी जेड डायरेक्शन में भी आपको यूनिट सेल को 1 बाई 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक्स में हो गया था एरे फॉर्मेशन, वाई में एरे फॉर्मेशन हो गया, और जेड में एरे फॉर्मेशन हुआ। जेड में जैसे ही एरे फॉर्मेशन हुआ वैसे ही मटेरियल क्या होता है आपका 3D में कन्वर्ट हो जाता है। 3 डायमेंशनल मटेरियल उसे बोला जाता है, जैसे ही जेड में वो कन्वर्ट होता है। अब ये एरे फॉर्मेशन हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है
एरे फॉर्मेशन के बाद। अब जैसे ही एरे फॉर्मेशन हुआ तो 3D डायमेंशन का आपका एक मटेरियल बन गया, लेकिन अब उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या कितने क्रिस्टल से मिलकर के बना है, या कितने लैटिस से मिलकर के बना है। एक्चुअली यूनिट सेल तो सिंगल होता है, अब जैसे जैसे यूनिट सेल बढ़ता जाता है तो समेशन ऑफ अ यूनिट सेल इज़ नोन एज अ लैटिस फॉर्मेशन। और लैटिस फॉर्मेशन, अब आपका लैटिस फॉर्मेशन में भी कई फॉर्म होते हैं। अगर वो रेगुलर या किसी पैटर्न को फॉलो करता है तो उसे क्रिस्टल पैटर्न फॉलोअर कहते हैं, लैटिस फॉर्म में होता है, एक प्योर फॉर्म होता है। लेकिन अगर वो किसी उसको फॉलो नहीं करता है तो जिगजैग मोशन में आता है। अगर आपके क्रिस्टल जो भी हैं, एक्चुअली क्रिस्टल कोई भी मटेरियल होता है तो समेशन ऑफ क्रिस्टल होता है। अब जो भी समेशन ऑफ क्रिस्टल है, अगर वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो वो वॉल्यूम तो डेफिनेट रूप से एक्वायर करेगा, उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होगा, लेकिन उसमें इशू क्या आएगा कि आपकी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको पैकिंग फैक्टर समझना पड़ेगा। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है? अब जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक मीन्स क्या होता है? एटम्स, और पैकिंग मीन्स बांधना, और फैक्टर या इफ़िशियंसी मतलब कि एक क्रिस्टल में कितने भी आपके एटम्स आ सकते हैं, जो कि हम आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। ये है पैकिंग इफ़िशियंसी। अब किसी भी मटेरियल का जो भी फॉर्मेशन होता है उसको समझने के लिए आपको पैकिंग इफ़िशियंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कितने एक मटेरियल में कितने एटम्स आ रहे हैं और क्या उसकी पैकिंग इफ़िशियंसी है। अब पैकिंग इफ़िशियंसी में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए आपका रूम है, अब रूम में कितना मटेरियल रख सकते हैं आप, उसकी एक लिमिट होगी ना। इसी तरह आपका यूनिट सेल होता है, उसकी एक वॉल्यूम होता है। अब उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसमें कितने एटम्स आ सकते हैं या स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मान लीजिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसमें हर कॉर्नर पे आएगा। अब हर कॉर्नर पे आ रहा है तो हर कॉर्नर शेयर कर रहा है तो 1/8 आ रहा है। अब वो जो 1/8 आ रहा है वो कितने वॉल्यूम का होगा एटम्स, वो अगर हमको समझना है तो उसके लिए हमको पैकिंग इफ़िशियंसी समझना पड़ेगा। प्लस क्या होता है, ये तो एक की बात हो गई। अगर मान लीजिए कई यूनिट सेल हैं और सब में अलग अलग आपके इफ़िशियंसी हैं, सब में अलग अलग एटम्स होंगे, क्योंकि लैटिस फॉर्मेशन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स समेशन ऑफ यूनिट सेल इज़ नोन एज ए लैटिस। अब जब जब समेशन होगा तो लैटिस फॉर्मेशन होगा। अब लैटिस फॉर्मेशन से क्या होगा, एक 3D स्ट्रक्चर मिलकर के आपका सामने आएगा। लेकिन अब मान लीजिए आपका 3D स्ट्रक्चर तो आ गया, आपको देखने में उसका लंबाई और लेंथ, विड्थ और हाइट, आपको सारी चीज़ें पता चल गई कि हाँ ये हैं। लेकिन एटम्स की क्या है, उसके अंदर कौन सा एटम्स कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है वो डिपेंड करता है। या वो चीज़ अगर हमको मालूम करना होता है तो वो फैक्टर निकालते हैं आप, पैकिंग फैक्टर। इसका और भी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका कर्टन है, अब उसमें आपको सामान रखना होता है, तो आप सामान रख रहे हो तो सामान को आप ऐसे समझ लो कि आपका एक यूनिट सेल है। अब आपने एक यूनिट सेल रखा, फिर दूसरा इक्विपमेंट रखा, फिर तीसरा इक्विपमेंट रखा, लेकिन जब आप पूरा रख लोगे तभी तो पता चलेगा कि कितना इसके अंदर आ रहा है या कितना स्पेस ये एक्वायर कर रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ें आपको अगर पहले पता चल जाए तो जो भी कर्टन आपको लेना है या जिस स्पेस में उसको एक्वायर कराना है, आपको वो पहले ही पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए। तो ये भी समझने के लिए आपको पैकिंग इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है कि पैकिंग इफ़िशियंसी में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कौन सा है, क्योंकि एक मटेरियल है वो हो सकता है अगर जैसे आपको बताए थे एलॉइंग एलिमेंट्स। अब एलॉइंग एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल का कंपोजिशन आप करते हैं। अब एलॉइंग एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिसका एक बेस मटेरियल होता है। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम एलॉय है तो उसका एक अपना बेस मटेरियल होगा, या कॉपर एलॉय है तो कॉपर उसमें एज अ बेस मटेरियल काम करेगा। तो अगर दो चीज़ों को अगर एक मटेरियल आप लगा रहे हैं तो आपको पता है कि इसका क्या क्रिस्टल होगा या कौन से क्रिस्टल से मिलकर के ये मटेरियल बना है। आपको उसका एक एटम आपने निकाल लिया साइज, और कितने उस यूनिट सेल में आ रहे हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता चल गया कि हाँ एक मटेरियल में ये मटेरियल डेफिनेट मटेरियल इस चीज़ का बना है तो इसमें इतने एटम्स आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपको
एक एलॉय एलिमेंट बनाना होता है और उसका डेफिनेट पैकिंग फैक्टर निकालना होता है। एलॉय एलिमेंट क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि एज ए इंजीनियर कोई भी एक मटेरियल जो है सारी क्वालिटी लिए हुए नहीं होता है या सारी क्वालिटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकता है। तो उसकी क्वालिटी को इनबिल्ड करने के लिए या बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसमें कुछ ना कुछ मिलाएं। अब मिलाने के लिए आप कोई ना कोई कंपोजिशन मिलाएंगे। अब जो कंपोजिशन मिलाएंगे वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वालिटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करता है। तो वो जो मटेरियल आप मिलाएंगे, अब उसमें भी एटम्स होंगे। अब उस एटम्स में कितने, एक क्रिस्टल में या एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं पता। तो वो सारी चीज़ों को निकालने के लिए, अब फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि मान लीजिए एक मटेरियल है, उसमें आपने कुछ वो मटेरियल जो है आपका आयरन कार्बन के मिक्सचर से मिलकर के बना हुआ है। अब आयरन का आपको डेफिनेट एटम्स पता है, लेकिन कार्बन का कितना है वो नहीं पता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब ये डिफ़ॉर्म होते हैं तो इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। डिफ़ॉर्म कब होते हैं? जब उसके ऊपर आप कोई टेम्परेचर या कोई एनर्जी आप उसको देते हैं तो उसमें डिफ़ॉर्मेशन होता है। तो जब वो डिफ़ॉर्मेशन इलोंगेट करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जिस चीज़ में वो पैक हैं या जिस यूनिट सेल में वो पैक हैं वो उसको भी डैमेज करता है। तो उससे क्या होता है, लोकल एरिया भी डैमेज हो जाता है। तो हमारा मोटिव क्या होता है एज ए इंजीनियर, आपको हर क्रिस्टल का या हर आपको यूनिट सेल का या हर लैटिस का, अब यूनिट सेल का जब आपको पैकिंग फैक्टर पता चल जाएगा एक यूनिट सेल का, तो आप आसानी से लैटिस का निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि लैटिस इज़ द समेशन ऑफ यूनिट सेल। एक का पता चला आपने, एक यूनिट सेल में कितने आयरन के एटम्स का क्या साइज है और आपका कार्बन के एटम्स का क्या साइज है। जब आपको ये पता चल गया तो आपने क्या करा, एक लैटिस जो फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए एक लैटिस जो है आपका 500 या 500 आपके यूनिट सेल से मिलकर के बना है। तो उस केस में जब आपने एक का निकाल लिया तो उसके बाद अब लैटिस का निकालना है। क्यों? क्योंकि लैटिस ही तो पूरा फॉर्मेशन करता है एक 3D मटेरियल का। तो जब आपको लैटिस का निकालना होता है तो उस केस में आपने क्या करा, एक का निकाला और बाकी से मल्टीप्लाई करा तो आपको पूरे एक लैटिस का पता चल गया। अब जब लैटिस का पता चल गया तो आपको ये पता चल गया कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं या जो भी मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर अ डिजाइन पर्पज़, वो कितना स्पेस आपका एक्वायर करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पैकिंग इफ़िशेंसी का। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या है कि द पैकिंग इफ़िशेंसी इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अ क्रिस्टल ऑक्यूपाइड बाय द एटम। मतलब कि एक एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या फ्रैक्शन मीन्स कितना मिनिमम स्पेस कह सकते हैं आप, वो ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसे आप फ्रैक्शन कहते हैं। क्रिस्टल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है एक एटम उसमें, एक क्रिस्टल में, तो उसे पैकिंग इफ़िशेंसी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, इट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पैकिंग फैक्टर होता है वो आपका 100% से कम होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक स्फीयर की बात करें, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका एक डेफिनेट वॉल्यूम का एक रूम है और उसमें आप एक जो भी इसमें इक्विपमेंट रखते हैं या जो भी आप सामान इसमें रखते हैं, तो वो एक 100% से कम होना चाहिए। 100% का मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए 100 बाई 100 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का है आपका। अब 1000 स्क्वायर फीट में अगर आप 1000 रखोगे तो रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो पैकिंग फैक्टर होता है ये इंडस्ट्रीज़ में आपका कहाँ पे यूज होता है? अगर आप कोई भी इन्वेंट्री में देखेंगे, स्टॉक करना है या 1 बाई 1 उसको लगाना है, तो उस केस में आपको, अब रूम है, अब आपने हर सामान इधर उधर रख दिया या उसको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्लेस्ड नहीं करा। जैसे क्रिस्टल आपके वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्लेस होते हैं, सारे एटम्स अपनी अपनी जगह पर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में 1 बाई 1 स्टॉकिंग करके प्लेस कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आप इसमें नहीं करते हैं किसी भी मटेरियल में, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका वो 100% जितना एटम्स उसको चाहिए एक क्रिस्टल में वो उसमें आ ही नहीं पाता। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्योर करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है? पैकिंग इफ़िशेंसी की। तो वही यहाँ पर लिखा है कि इट मस्ट ऑलवेज लेस देन 100%। 100% मतलब जितनी स्पेस है उससे हमेशा कुछ कम होना चाहिए। ठीक है, अगर कम सामान होगा, बड़ा कर्टन है तो आसानी से रख सकते हैं आप,
है ना। और अगर कंपोजिशन मिला रहे हैं उसमें दूसरे एटम्स के, या और एटम्स उसमें आसानी से आ सकते हैं। जैसे एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके लिए, इस केस में। फिर बात करते हैं कि बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू पैक स्फेयर, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक स्फेरिकल शेप हो और उसको अगर आप 100% चाहो कि वो इम्पिटी ना हो और 100% उसमें जिस साइज का हो उसी साइज का आपने बॉक्स बना के उसको रखा, तो क्या होता है, स्फेयर को रखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू पैक स्फेयर विदाउट इम्पटी स्पेस बिटवीन देम। मतलब एक स्फेयर है आपका, ठीक है, अब उसका लेंथ है, विड्थ है, लेकिन जो उसका जो स्वेल अप होता है पार्ट उसका, अगर आप और रखते हैं तो आप देखोगे क्या कि बीच में काफ़ी स्पेस वैकेंट रह जाता है। तो वो जो वैकेंट स्पेस रह जाता है, देखा जाए तो वो हमारा एरिया ज़्यादा कवर अप करेगा और नंबर ऑफ स्फेयर्स उसमें कम आएंगे। तो उस चीज़ को अगर आप देखेंगे या उस चीज़ को अगर आपको कंसिडर करना होगा, तो उस केस में आपको 100% जो भी स्पेस होगा उससे कम आपको लेना पड़ेगा एटम्स का साइज। ठीक है, तो इसी केस में आगे अगर समझते हैं कि जैसे कोई भी मटेरियल है वो FCC से भी बन सकता है, अब उसमें BCC भी है, अब उसमें सिंपल क्यूबिक भी है। अब अगर सिंपल क्यूबिक है तो 1/8 1 एटम्स लिया गया, लेकिन अगर आपका फेस क्यूबिक सेंटर है तो उस केस में क्या होता है, आपका सारे कॉर्नर्स पे एक एक आए और हर फेस पे 1 आए। अब जैसे राइट फेस पे एक आया, लेफ्ट पे एक आया, बैक पे एक आया, इन फ्रंट पे एक आया, टॉप पे एक आया और बॉटम पे एक आया। क्या आया, एटम्स आए। अब ये जो एटम्स 1 आए सारे फेस पे, ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने बगल वाले एटम से। क्यों शेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपको बॉन्डिंग बनानी है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल को आपस में जोड़ना है। अब मान लीजिए एक आपका FCC है, एक BCC है। अब BCC के सेंटर पे होता है, एक मतलब FCC है, तो अब उसने क्या करा, FCC मान लीजिए 6 फेस पे है, अब उसने शेयर करा तो क्या हो गया, आपका 1 पार्ट आपका हाफ पार्ट डिवाइड हो गया। तो उस केस में क्या होता है सॉरी, तो उस केस में क्या होता है आपका, अब 3 एटम्स FCC में आपके फेस पे मिलेंगे आपको, क्योंकि 1 आपका डिवाइड हो गया हाफ में, और एक एक कॉर्नर का 1/8 तो टोटल मिला करके 4 FCC के एटम्स हो गए। हम आपको पूरा एक सिस्टम बता रहे हैं कि एक उसमें पैकिंग इफ़िशियंसी में एक मटेरियल में अगर आपके सिंपल क्यूबिक भी हैं, BCC भी है और FCC भी है, तो कितने एटम्स को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और कितना एरिया हमको एक्वायर करने के लिए स्पेस खाली छोड़ के रखना पड़ेगा, जिससे कि वो आसानी से उस यूनिट सेल में या वो मटेरियल प्रॉपर उसके सारे एटम्स उसमें आसानी से एक्वायर हो जाएं। तो अब FCC में कितने हो गए, 4 हो गए। सिंपल क्यूबिक सेल में कितने हो गए, 1 हो गए। अब बात करते हैं BCC की। BCC मीन्स आपका बॉडी सेंटर क्यूब। अब बॉडी सेंटर जो नाम है उससे ही पता चल रहा है कि बॉडी पे, बॉडी मतलब आपका मान लीजिए एक क्यूब है, उसके सेंटर पे एक अपना खुद का एटम होता है, उसे बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, क्योंकि एक बॉडी क्या है, सेंटर्ड पे एक्वायर कर रहा है अपना स्पेस, तो उसे आप क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। अब क्या बात आई कि सारे कॉर्नर 8 कॉर्नर्स पे आधा आधा 1/8 एक्वायर हुआ और एक सेंटर पे हुआ, तो कितना मिल गया, एक सेंटर पे मिला वो 1 एटम और सारे कॉर्नर्स पे जो आपको मिले वो दूसरा एटम। तो उस केस में क्या हो गया आपका, ये अगर दोनों को आप ऐड करते हैं तो उस केस में क्या हो गया, आपका टोटल 2 एटम्स मिले। तो मतलब FCC में 1, FCC में आपको मिल गया 3 1 + 4 और BCC में आपको मिल गए 2, तो 4 2 6 और 1 7। अब अगर कोई भी मटेरियल आपका इन तीनों क्रिस्टल से मान लीजिए मिल करके बना हुआ है, तो उस केस में आपको 7 एटम्स के लिए एक स्पेस या जनरेट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से पता चलेगा आपको, पैकिंग इफ़िशियंसी से। अब आगे डिस्कस करते हैं कि पैकिंग इफ़िशियंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। मतलब कि परसेंटेज में अगर इसको निकालते हैं कि टोटल स्पेस कितना फिल्ड हुआ एक एटम्स से, या जितने भी एटम्स उसमें आ रहे हैं। एक क्रिस्टल है मान लीजिए, उसमें 100 एटम्स आ रहे हैं, अब 100 एटम्स जो है 60% जगह को एक्वायर कर रहा है, तो वही उसकी पैकिंग इफ़िशियंसी हो गई। समझ में आया आपको। तो उसमें क्या होता है, जब आपका 60% एक्वायर करता है स्पेस, अब अगर आपने 100 से या एग्जैक्ट मान लीजिए आपने 100% कर दिया तो स्पेस एक्वायर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका जब भी एक्सटर्नल लोड लगेगा या मटेरियल कहीं पर आप मशीनरी इक्विपमेंट में यूज करेंगे तो उसमें 100% क्या होता है, डिफॉर्मेशन आता है।
इसीलिए आप क्या देते हैं, टॉलरेंस देते हैं। तो ये आज एज अ टॉलरेंस भी आप अगर समझना चाहें कि टॉलरेंस दिया जाता है पैकिंग फैक्टर में भी, तो ये 60% होता है। फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, और इसमें एटम्स की बॉन्डिंग होती है, एटम्स आपस में मिलकर के कंबाइंड होते हैं, इसलिए इसे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी कहा जाता है। अब इसमें जो एक टर्म्स लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल पर यूनिट वॉल्यूम सेल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वही आपका एक तरह से फॉर्मूला है कि एक यूनिट सेल में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है और टोटल वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका परसेंटेज पता चल जाता है कि पैकिंग फैक्टर कितना है। अब आगे एक बीसीसी का एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कि इसमें पैकिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, या जो आपको अभी फॉर्मूला बताए थे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है, कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है एटम्स और टोटल वॉल्यूम कितना होता है, उसके बेस पे ये हमने के.एम. गुप्ता जी की बुक से लिया हुआ है ये डायग्राम, बीसीसी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसमें आप अगर देखेंगे ध्यान से अरेंजमेंट, तो ये जो आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए हर कॉर्नर, ये बीसीसी क्यों बोला गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, क्यों, क्योंकि ये जो बड़ा सा एक सर्कल आप देख रहे हैं, ये एक सेंटर्ड पे आपका एटम्स है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 और एक 8 सारे कॉर्नर्स पे भी अपने 1 एटम्स हैं। अब 1 एटम्स नहीं है, 1/8 है, आपको पहले बताया। तो 1/8 मिलकर के 1 हुआ, और एक सेंटर पे जो 1 है वो मिलकर के आपका एक एटम्स हुआ। तो अब इसको अगर आप समझो पैकिंग फैक्टर के केस में या कट सेक्शन के फेस में, तो हमने क्या करा, एक क्यूब लिया, UVWRSPX नाम से एक क्यूब लिया, ठीक है। अब इस क्यूब में एटम्स को आप देखिए कि ये वाला जो एटम्स है आपका, जो कॉर्नर एज वाला, हमने इसका कट सेक्शन आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो अगर आप इसका ऐसे व्यू देखेंगे कट सेक्शन, तो वो आपको ऐसे एक लाइन दिखेगी यहाँ से यहाँ तक, U से R तक, और इसमें जो है ये कट सेक्शन का जो आपका पार्ट है, इसका रेडियस स्मॉल r है, इसी तरह सेम इसका रेडियस भी स्मॉल r है, और ये जो है आपका बॉडी सेंटर्ड वाला जो भी एटम आ रहा है, इसका अगर कट सेक्शन देखेंगे तो ये पूरा डायमीटर आपको शो होगा। तो जब आपको ये पूरा डायमीटर शो होगा तो r इसका है, r इसका है, तो ये पूरा डायमीटर हो गया, तो कितना हो गया, 2r। तो ये इसका डायगोनल पार्ट है, कट सेक्शन पार्ट है, कि एटम्स कितने रेडियस का है, ये r, ये स्मॉल r और ये 2r। अब बात आती है, इसको हमने मान लिया uv की जो भी दूरी है ये a मान लिया, फिर vw भी a है, मतलब x, y और z तीनों डायरेक्शन में जो ये वॉल्यूम है, एक क्यूब है, वो a लेंथ है इसकी। अब डिस्कस करते हैं कि अब जैसे इसमें है कि ये a लेंथ हो गया, अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब यूनिट सेल का वॉल्यूम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तीनों में डायरेक्शन में आपका ए दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। अब जब ए क्यूब वॉल्यूम हो गया, तो उस केस में देखिए वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर कोई भी एटम्स का वॉल्यूम निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब UW कितना हुआ, दिया हुआ है, देखिए U और ये W, आपने क्या करा, UV और VW था, यहाँ से एक डायगोनल डॉटेड लाइन जो आपको ये शो हो रही है, ये डॉटेड लाइन, ये क्या है, UW, ठीक है। अब UW अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है आपका, UW इज स्क्वायर इज इक्वल टू UV स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि UW स्क्वायर इज इक्वल टू UV स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर, UV स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। अब UR स्क्वायर की बात करते हैं, UR क्या है, ये आपका U है, ये आपका R है। अब इसमें ये तीनों रेडियस हैं, ये आपका एज वाले रेडियस हो गए, और ये अपर एज का रेडियस हो गया, और ये बॉडी सेंटर का रेडियस हो गया। तो उस केस में अगर UR आपको निकालना है तो क्या होगा, UR स्क्वायर इज इक्वल टू UW स्क्वायर, UW ये वाला जो आपने डॉटेड लाइन वाला डायगोनल लिया था, UW स्क्वायर प्लस WR स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखिए UR स्क्वायर इज इक्वल टू UW स्क्वायर और WR स्क्वायर। अब इसका अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो UR स्क्वायर कितना है, R प्लस 2R प्लस R, मतलब कितना हो गया आपका 4R। अब UR है आपका 4R स्क्वायर, प्लस UW की बात करते हैं, अगर U और W की बात करते हैं तो ये क्या है, A और ये A है, तो ये मिलकर के आपका 2A हो गया। तो इसको क्या कहेंगे आप, ये और A मिलकर के आपका 2A हो गया। अब 2A स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है।
अब 2a² के बाद अगर बात करते हैं WR की, तो WR आपका a है, तो उस केस में क्या हुआ, a² हो गया। अब जब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है UW² = a² प्लस a², UW² = a² प्लस a², तो आपने वैल्यू कहाँ पर रखी, UW की जगह पर 2a² यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। अब R = आपको पता होता है कि R = a³ √3/4 होता है। अब जब ये पूरा आप करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं आप, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को कंसीडर करके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को आप निकालते हैं। अब ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर यहाँ से कैसे पता चला, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्युपाइड मतलब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम था, और टोटल वॉल्यूम जो आप टोटल वॉल्यूम क्या था, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम था, और वॉल्यूम ऑक्युपाइड क्या हो गया यहाँ पर, जितने भी एटम्स थे उसके अकॉर्डिंग, जितना एटम्स अपना अपना वॉल्यूम लिया तो वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो गया। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई टोटल वॉल्यूम। जब आप इसको आगे इसका जब आप आगे वो लेंगे, क्या नाम, ब्रीफ में समझेंगे, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि इसका जो परसेंटेज आता है वो लमसम 68% आता है। ये पैकिंग फैक्टर या पैकिंग इफिशिएंसी जो आती है 68% आती है। पैकिंग इफिशिएंसी 68% आने का क्या मतलब हो गया कि एक यूनिट सेल में 68% आपका पैकिंग फैक्टर कंसीडर होता है, 68% आपका एटम्स स्पेस को एक्वायर करता है। तो ये था आपका पैकिंग फैक्टर। तो इतना ये अगर आपको समझना है, अब इसके बाद अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलर इंडिसेस को कवर अप करेंगे। मिलर इंडिसेस का मेन मोटिव क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको उसमें ये पता चलेगा, मिलर इंडिसेस एक्चुअली आपको एड्रेस देता है कि कहाँ से कहाँ तक एटम्स है, किस लैटिस में कौन सा इंडिसेस का क्या रोल है। तो वो चीज़ अगर आपको पता करना होता है तो वो आपको मिलर इंडिसेस से पता चलता है। अब जैसे आपको ये हमने BCC का एग्जांपल दे करके बताया, सेम उसी तरह से अगर FCC का होगा, फेस क्यूबिक सेंटर का, तो उस केस में क्या हो जाता है, एक इस फेस पे आपका एक हो जाएगा, एक इस फेस पे क्रिस्टल आ जाएगा, एक ये टॉप पे आ गया, एक लेफ्ट पे आ गया, एक आपका बॉटम पे आ गया, एक बैक पे आ गया। तो इस तरह से आपके कितने फेस मिल गए, 6 फेस मिल गए। अब 6 के 6 फेस ये, और इसमें ये चीज़ नहीं होगी, BCC वाला जो ये फैक्टर है ये नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो ये 6 के 6 फेस हैं आपके, वो बगल वाले से आपके शेयरिंग पे होंगे। तो उस केस में क्या होता है आपका, जब ये बगल वाले से शेयरिंग पे होते हैं तो उस केस पे आपको फिर कट सेक्शन निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसमें ये सेंटर पे ना मिल करके फिर से एक फेस पे मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तब वहाँ पर आपको एक अलग रेडियस मिलेगी, और वही रेडियस एक्चुअली जितने भी एटम्स किसी यूनिट सेल में हैं वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ रेडियस के ऊपर। जितने एटम्स होंगे उसकी अपना रेडियस होगा, और रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने उसे शेयर कर रहा है। अगर कॉर्नर है तो हाफ होगा, और अगर आपका फेस की बात करें तो फिर आपको फिर से 2R मिलेगा, स्मॉल r नहीं मिलेगा, 2R मिलेगा अगर फेस की बात करेंगे। तो उस तरह क्या हुआ, 2R यहाँ पे भी मिला, 2R टॉप पे भी मिला, और यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला। तो जब वहाँ पर इस जगह पे जब फॉर्मूला आप लोगे तो वो FCC के अकॉर्डिंग जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आपको जब कट सेक्शन देखोगे तो ये वाला भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, और ये वाला भी दिखेगा। तो उस केस में आपको कई आपके रेडियस बढ़ जाएंगे, मतलब कि जो आपका UR की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। UR की वैल्यू जैसे यहाँ 4R² था तो उस केस में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह ये आपका FCC का हमने बताया, इसी तरह आपका सिंपल क्यूबिक का निकलता है। तो अगर पैकिंग फैक्टर आपको निकालना है तो आपको 100% से उसकी इफ़िशिएंसी कम होनी चाहिए, तभी एक अच्छा आपका सेल जनरेट होगा, तभी एक अच्छा यूनिट सेल जनरेट होगा। और अगर कम होता है तो एक अच्छा कंपोजिशन भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा कंपोजिशन मींस उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप अच्छा एलॉइंग एलिमेंट उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका टोटल पैकिंग फैक्टर के बारे में, जो कि आज हमने आपको कवर अप करा आज के लेक्चर में। और ये इससे रिलेटेड जो भी आपका मिलर इंडिसेस का है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पे कवर अप करेंगे।
तो ओवरऑल जो भी हमारा लेक्चर था, इसमें हमने आपको आज की डेट में पढ़ाया एफसीसी का पैकिंग फैक्टर क्या होता है, बीसीसी का पैकिंग फैक्टर क्या होता है, और सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फैक्टर क्या होता है। इससे क्या होता है, एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल जनरेट होता है, और वो मटेरियल जब आपके पास स्पेस ज़्यादा होगा तो कंपोजिशन के लिए आप कई मटेरियल ले सकते हैं। और कई मटेरियल लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको इम्प्रूव करना होता है मटेरियल की क्वालिटी। अब आपके पास जब स्पेस ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि एक ही मटेरियल में कई क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसमें एक मटेरियल में कई क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स वन बाई वन आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।